आपके यहाँ वो बच्चे आए थे जिन्होंने प्राकृत में मंगलाचरण किया था? नहीं दीदी, अभी नहीं आए थे वो। अच्छा, कभी आए तो फिर वो से लड़की, मिलवाइएगा उनसे। हाँ, वो लड़की की बेटी के दोनों बच्चे हैं ना, तो हम्म। वे लोग सहारनपुर में ही हैं। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया था हम्म। तुमने। वो पाठशाला जाते हैं, वहीं पर उनके घर के पास ही मंदिर है ना, तो वहाँ पाठशाला में जाते हैं वो बच्चे। अच्छा अच्छा। हम्म। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है, और इसके 2 अध्यायों का अध्ययन हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। आज से हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने इसकी भूमिका भी पढ़ी थी, और इसमें क्या क्या वर्णन आने वाला है वह भी हमने इसमें देखा था। अब आज से हम सूत्र प्रारंभ करने वाले हैं। तो चूंकि ये जो इस तीसरे अध्याय में जीव कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर हम कहाँ कहाँ हमारा अभी तक जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ रहे हैं हम, ये सारी चर्चा इस अध्याय में आने वाली है। और उसमें भी क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो अधोलोक, और अधोलोक में भी सर्वप्रथम नरक की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। नरक की, नरक में जीव की क्या स्थिति रहती है, और किस तरह से उसका जन्म होता है, कहाँ कहाँ पर जन्म हो सकता है, यह पूरी चर्चा इस अध्याय में आने वाली है। अधोलोक का वर्णन ही किया गया है इसमें मुख्य रूप से। अब अधोलोक का वर्णन अपन प्रारंभ करें उससे पहले, अधोलोक में भी यहाँ पर सबसे पहले नरकों के नाम दिए हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि अधोलोक है कहाँ पर, है ना। तो कल चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी आपको, तो देख लेते हैं यदि पॉसिबल हुआ तो। चलिए अभी देखते हैं। पहले तो ये अधोलोक कहाँ पर है, ये पूरा लोक ही कहाँ पर है, ये हम समझते हैं। बोलो। हाँ चलना, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, एक बार आकर देख लो। सर 2 मिनट तो आ रहे हो। हाँ। तो लोक कहाँ पर है? तो पहले तो ये अलोकाकाश जो है उसके मध्य में लोक है। अलोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश, तो अलोक प्लस आकाश। आकाश किसे कहते हैं कि खाली स्थान जो है वह आकाश कहलाता है, या कहें कि स्थान। अलोका, अब आकाश की हम परिभाषा पढ़ते हैं, तो आकाश की परिभाषा में क्या आता है? अवगाहन हेतुत्व, ये आकाश होता है, जिससे जीव का ज्ञान दर्शन लक्षण है। ऐसे ही अ, आकाश का कार्य क्या है? अवगाहन देना। मतलब बाकी के 5 द्रव्यों को और स्वयं को भी
सभी द्रव्यों के रहने का स्थान देना, ये कार्य आकाश का है। ये सब निमित्त की अपेक्षा से बात चल रही है, वास्तव में तो। खोलना पड़ता है इसको पहले, फिर वो स्क्रीनशॉट होगा। ठीक ओके। है, जैसे मैंने इसको खोल दिया अभी, वापस इस पे जा रही हूँ, अब हो जाएगा स्क्रीनशॉट। ये एप्लीकेशन आ जाता है ना, फिर स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर दिया अभी मैंने। ठीक है। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है, बस ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्टिसिपेंट। इसमें कैमरा बंद और चालू नहीं कर सकते? ये है क्या कैमरे का? कैमरा बंद है ना इसमें? हाँ, एक सेकंड। कोई बात नहीं। माइक हम्म। और साथ में इस पे क्लिक करोगे तो ये पार्टिसिपेंट्स आपको उधर दिख जाएंगे सारे। हम्म। फिर यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ऑन करोगे। हम्म। ठीक है, हाँ, लोक का नक्शा दिखाई दे रहा है ना सबको? ये मीटिंग अच्छा है। स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? लोक का नक्शा दिखाई दे रहा है? सुषमा जी, आप इशारा करके भी बता सकते हैं, लोक का नक्शा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। अब ये लोक है, 3 लोक का नक्शा है ये। पर पहले ये लोक है कहाँ पर? तो अलोकाकाश के मध्य में है। आकाश का कार्य है स्थान देना, और ये आकाश, इसका क्षेत्र कितना है? तो अनंत है आकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को मिला लो, अनंत आकाश है। और उस अनंत आकाश के बीच में बिंदु जितना ये लोक है। ये जो पूरा 3 लोक का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, ये लोक है। ये कितना है? बिंदु जितना है। मतलब आकाश इतना अनंत है कि उसके सामने ये 3 लोक भी बिंदु के समान है। ठीक। अब ये मतलब अलोकाकाश के मध्य में स्थित है लोकाकाश। इसका आकार कैसा है? तो ये पुरुषाकार है। जैसे कटी हाथी धारी वे प्रग प्रसार, ऐसा आता है ना। तो जैसे किसी पुरुष ने कमर पर हाथ रख लिए और पैर फैलाकर खड़ा हो, ऐसा इसका आकार है। दिखाई दे रहा होगा आपको ये जैसे ये पुरुष है, ऊपर और नीचे उसने पैर फैला रखे हैं, और जैसे ऐसे कमर पर ऐसे हाथ रखकर खड़ा हो, ऐसा इसका आकार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 14 राजू जितनी। पूरी नीचे से ऊपर लेकर ऊपर तक 14 राजू जितनी इसकी ऊंचाई है। फिर इसकी लंबाई कैसी है? मतलब उत्तर से दक्षिण तक के कितनी लंबाई है इसकी? कि 7 राजू। और चौड़ाई मतलब पूर्व से पश्चिम कितना है ये? तो 3.5 राजू। मतलब अब देखो आप इसको, इसमें देखो आप, चित्र में देखो, ये तल की जगह पर से, यहां पर से तो ये 7 राजू है नीचे से। फिर मध्य में 1 राजू है यहां पर। ये यहां पर 1 राजू जितनी इसकी चौड़ाई है। फिर इसके बाद यहां पर 5 राजू है ये 5 राजू है यहां से यहां तक का। इसको जूम करें? आप लोग अपनी स्क्रीन पे जूम कर पा रहे हैं? है ना? तो ये जो चौड़ाई है, ये 5 राजू है। फिर ऊपर जाकर पुनः 1 राजू के जितना हो गया है। तो सबसे नीचे कितना था? 7, फिर 1, फिर 5, और फिर 1। ये। तो अब इनका टोटल करो, 7+1+5+1 कितना हुआ? 14, है ना? और इसका मतलब एवरेज निकाला हमने तो 3.5 राजू इतना आया है इसका। 3.5। और इसको आप पूरा मिलाकर हम देखें तो 343, 343 घन राजू इसका माप है, पूरे तीनों लोक का। ये लोक किसके आधार से है? तो देखो इसमें नीचे दिखाई देगा आपको, ये इसके नीचे 3 वात वलय हैं। नीचे मतलब चारों तरफ, इस लोक के चारों ओर 3 वात वलय से घिरा हुआ है ये। अभी इसमें भी आने वाला है, देखो इसमें, इसी में आएगा सूत्र में ही।
इसमें इसमें शब्द दिया है ये। तो इसमें तीन वात वाले हैं। घनाम्बु, इसको घनोदधि भी बोलते हैं। फिर घन वात वाले, फिर तनु वात वाले। तो मतलब सबसे पहले है घनाम्बु। तो घन प्लस अंबु, चलो अभी सूत्र में ही अपन इसको समझेंगे, अभी तो बेसिक इतना समझ लीजिए। अच्छा, इसमें ही और देख लेते हैं। ये बीचों बीच आपको जो दिखाई दे रहा है, ये त्रस नाड़ी है। ये वाली जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, ये त्रस नाड़ी है। अभी हम चित्र वैसे सामान्य रूप से देखते हैं तो हमें यहां से दिखाई देती है, पर वो इधर नहीं है, आगे नहीं है। ये पूरे लोग, तीनों लोगों के मध्य में, बिल्कुल यहाँ पर है। यहाँ नहीं है, पर इधर से देखेंगे तो दिखाई देगी, इसलिए इधर दिखाया जाता है। पर वास्तव में तो ये बीचों बीच है, तो ये त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी कहाँ पर है? मतलब लोक के मध्य में, पूरे लोकों के मध्य में है। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13 राजू से कुछ कम है इसकी ऊंचाई। और लंबाई वही 1 राजू। चौड़ाई भी 1 राजू है, क्योंकि ये देखो बीचों बीच में है ना, ये यहां से भी दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 राजू जितना है यहाँ पर। तो चौड़ाई भी 1 राजू है ना। और इस पूरी त्रस नाड़ी में 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव रहते हैं। और बाकी की जो जगह है, ये पूरे लोक, इसमें तो सूक्ष्म स्थावर जीव पूरे लोक में ही निवास करते हैं, पूरे लोक में ठसाठस पाए जाते हैं। और जो त्रस जीव है, वह त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। अब इसमें से हम, अभी ये तो हम तीन लोक का नक्शा देख रहे हैं। अब इसमें से अभी जो तीसरे अध्याय में हमारा प्रकरण चलने वाला है, वह है अधोलोक। तो ये यहां से अधोलोक प्रारंभ हुआ है। देखो इसको जूम और कर देते हैं। इसमें लिखा भी होगा, आप लोग ज्यादा जूम कर पा रहे होंगे। इसमें लिखा होगा यहां से ये अधोलोक प्रारंभ हुआ है ना। तो ये अधोलोक, मतलब इसमें देखो, ये आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 मेरु दिखाई देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो ये मेरु की जो बीच वाला जो मेरु है, सुमेरु पर्वत, इसमें उसकी जो जड़ है, उस जड़ से नीचे वो है अधोलोक। ये मतलब यहां से इसके नीचे ये पूरा अधोलोक है। ये जितना आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये पूरा अधोलोक है। और इसका आकार, इसको है ना, ये पूरे लोक का आकार 1.5 मृदंग के जैसा है। मतलब एक मृदंग ऐसा रखा है, और ये ऊपर आधा मृदंग रखा है। मतलब ये पूरा एक मृदंग हो गया, और नीचे एक आधा मृदंग, ऐसा। तो अधोलोक का आकार कैसा है? आधे मृदंग जैसा। मृदंग होता है ना, जैसे वीणा जैसा होता है एक मृदंग बजाने का, उसके जैसा। अधोलोक की ऊंचाई कितनी है? तो लोक की ऊंचाई तो 14 थी, अधोलोक की ऊंचाई है 7 राजू। लंबाई भी है 7 राजू। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 4 राजू, है ना। अब इसका घनफल 196 घन राजू है। लेकिन आप इतने डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि ये 7 राजू है, ऊंचाई भी लंबाई भी इसकी। और इसमें कौन कौन रहता है? तो इसमें एकेंद्रीय, नारकी, भवनवासी और व्यंतर देव, ये 4 तरीके के जीव रहते हैं यहाँ पर। क्योंकि एकेंद्रीय तो सर्वत्र पाए जाते हैं, इसलिए एकेंद्रीय भी यहाँ पर रहते हैं। चूंकि नरक है, तो नारकी भी रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भवनवासी और ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर देव यहाँ पर रहते हैं, है ना। अब वो किस तरीके से रहते हैं, वो भी इसमें पूरा आने वाला है। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें हमने देख ली। अच्छा, दूसरा भी देख लेते हैं हम इसका। अच्छा, वो इसमें आपके मोबाइल में होगा, सबके में, वो जो भेजे विमलेश जी ने चित्र 3 लोग के,
आप उसमें से भी देखते जाइए कि मुझसे और ज्यादा इसमें शेयर हो नहीं पा रहा है शायद। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जूम ऐसे भी कर सकते हैं हम। हाँ, इसमें दिखेगा आपको। इसमें वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है काफी सारा। ना, ये पृथ्वी का अधोभाग है ये। जो ये चित्रा पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वो चित्रा पृथ्वी है। उसके नीचे है ये पूरा अ, अधोलोक। चलिए, अब आ जाइए अपने सूत्र पर। सूत्र नंबर 1। 7 नरक पृथ्वियां, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा, भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा, सप्ताधो अधः। फिर से एक बार। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा, भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा, सप्ताधोधः। हम्म कौन बोलकर बताएंगे सूत्र को? हाँ, मंजू जी बोलिए। जय जिनी दीदी। हम्म रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो ध। सप्ताधोधः, उसमें बीच में ना गैप है। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। अधोलोक में, देखो पहले इसका वहां से शब्दार्थ देख लेते हैं। रत्न, पहले एक हो गया रत्न, दूसरा शर्करा, तीसरा बालूका, चौथा पंक, पंक पांचवा धूम, छठा तम, सातवां महातम, और फिर उसके बाद हलंत लगकर प्रभा। तो ये प्रभा शब्द इन सभी में लगना है। भूमयो, ये 7 भूमियां हैं। घनाम्बु, मतलब घनाम्बु, घन, और अंबु, वाताकाश प्रतिष्ठा, मतलब ये वहां पर प्रतिष्ठित है। घनाम्बु और वाताकाश से प्रतिष्ठित है। सप्ताधोध, ये 7 भूमियां हैं। अधो अध, मतलब एक के नीचे एक है, क्रम से नीचे नीचे है। देखिए अर्थ। अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। और क्रम से नीचे नीचे धनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय तथा आकाश का आधार है। ये 7 भूमियां हैं ना। शब्द ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर भूमिया शब्द आया है, तो ये 7 पृथ्वियां हैं, भूमियां हैं। कौन कौन सी? पहली है रत्न प्रभा। अब ये जो 7 नाम है, वो वहां पर उस स्थान पर जैसी प्रभा है, जैसा प्रकाश है, उसके आधार से ये नाम बने हैं। इनके ओरिजिनल नाम तो और दूसरे हैं, लेकिन ये प्रभा के अपेक्षा से ये नाम दिए गए हैं। तो रत्न जैसी प्रभा जहां पर है, वह है रत्न प्रभा। ये पहली भूमि है रत्न प्रभा। दूसरी भूमि शर्करा प्रभा, मतलब जहां पर शर्करा जैसी प्रभा हो, मतलब व्हाइट या मिश्री जैसी प्रभा हो।
वो शर्करा प्रभा है। तीसरा बालू का प्रभा, मतलब बालू अर्थात रेती होता है, तो रेती के समान जहां पर प्रभा हो, मिट्टी के समान की जहां पर प्रभा हो, वह बालू का प्रभा है। पंक अर्थात कीचड़, तो कीचड़ के समान जहां पर प्रभा हो वह पंक प्रभा है। धूम मतलब धुएं के समान जहां पर प्रभा हो वह धूम प्रभा। और उसके नीचे तम प्रभा, तम मतलब अंधकार, अंधकार जैसी प्रभा हो वह तम प्रभा। और महातम मतलब महाअंधकार हो वह महातम प्रभा। ये 7 भूमियां हैं। और क्रम से नीचे नीचे, कैसी है, क्रम से नीचे नीचे, एक के नीचे एक है ना। ऐसा नहीं कि ये रत्न प्रभा, फिर ये शर्करा प्रभा, ये बालू प्रभा, ऐसी नहीं है, एक के नीचे एक। जैसे हम बुक रख देते ना एक के नीचे एक, ऐसे एक के नीचे एक है। अधो अध मतलब एक के नीचे एक है। तो ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है। और घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय तथा आकाश का आधार है, इनके आधार से ये टिकी हुई है। किस आधार से टिकी है ये 7 भूमियां? तो सबसे पहले तो घनोदधि वातवलय, इसको घनाम्बू भी बोलते हैं। तो घनोदधि, अब इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो घन प्लस उदधि ऐसा आएगा, है ना। नहीं, उदधि प्लस वात वलय, तो घना, घना उदधि प्लस वात वलय ऐसा। तो ये वलय कैसा है, वलय मतलब स्थान, तो कैसा है ये, तो जहां पर घना उदधि मतलब घना पानी और वात, पानी और वात मिलकर वाष्प बनते हैं ना, पानी और वायु मिलकर वाष्प बनते हैं। तो वो घना वाष्प का जहां पर वातावरण है वह घनोदधि वात वलय है। फिर घन वात वलय और फिर तनु वात वलय, ये 3 है। तो अब ये यहाँ पर घनोदधि वात वलय था, इसलिए वहां पर पानी और वायु था। लेकिन यहाँ पर केवल वायु है, तो घनी वायु है, घनी, तो घनी वायु, तो घन वात वलय। फिर तनु वात वलय मतलब पतली सी वायु, हल्की वायु हो, वो वहां पर तनु वात वलय। ये तीनों वात वलय हैं, मतलब ऐसे ऐसी लेयर्स बनी हुई है वहां। जैसे अभी बीच में नहीं आता ओजोन लेयर खत्म होने वाली है, उसमें छेद हो गए हैं जगह जगह, तो बहुत गर्मी पड़ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम चलाते हैं उसके कारण उसमें छेद होते जा रहे हैं, ये सब चर्चा बीच में आती थी ना। तो जैसे ओजोन लेयर ऐसा आती वैज्ञानिक थी। मानते थे, ऐसे यहाँ पर ये 3 वात वलय हैं, 3 लेयर्स हैं, इन लेयर्स से पूरा लोकाकाश घिरा हुआ है। तो जो पहली लेयर है वो कैसी है, वो पानी और वाष्प मतलब पानी और वायु से मिलकर वाष्प से बनी हुई है, और वो भी घना। अब हवा कैसे घनी और पतली होती है, कि होती है, अभी जैसे अपन टायर में हवा भरते हैं ना, तो फिर ज्यादा भर देते हैं, कम होती है, घनी हो जाती है, ठोस हो जाती है इतनी, ऐसा होता है ना। तो वो, तो अब इन 3 लेयर्स के आधार पर पूरा लोकाकाश टिका हुआ है। थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि भाई वायु के आधार से कैसे टिका हुआ है, हवा के आधार से कैसे टिका हुआ है लोकाकाश, 7 पृथ्वियां, और अभी तो केवल अधोलोक, उसके बाद मध्यलोक, अधो ऊर्ध्वलोक, सब केवल वाष्प के आधार से, केवल हवा के आधार से कैसे टिके हुए हैं। उसको ऐसे समझना कि जैसे ट्रक नहीं होता, ट्रक, और कितने टन किलो वजन ले जाता है। अब वो ट्रक ट्रक किसके आधार से, कि ट्रक तो टायर के आधार से टिका हुआ है, टायर किसके आधार से टिका हुआ, हवा के आधार से टिका हुआ टायर। टायर में से हवा निकाल दो तो ट्रक खड़ा हो पाएगा क्या, है ना। तो हवा में इतनी ताकत है। पर ये अनादि निधन व्यवस्था है, किसी ने ये वात वलय बनाए नहीं है, किसी ने ये लोकाकाश बनाया नहीं है, किसी ने ऐसा किया नहीं कि सारे 6 द्रव्य एक जगह इकट्ठे कर दो और इसको लोकाकाश नाम दे दो। किसी ने ये किया नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अनादि निधन व्यवस्था है, अनादि से ऐसा का ऐसा ही विश्व चला आ रहा है। तो ये उत्पन्न भी नहीं हुआ है, इसलिए नष्ट भी नहीं हो सकता। तो यही 6 द्रव्य इस लोकाकाश में रहते हैं, और इन 3 वात वलय के आश्रय से रहते हैं। देखिए अब टीका, हाँ अभी इसमें थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगा।
अम, इसको अपन फिर से यहाँ देखना पड़ेगा। हम्म, अब देखिए, पहले पढ़ लेते। रत्न प्रभा पृथ्वी के तीन भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तीन भाग हैं किसके? जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा नाम की, उसके तीन भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग से। तो दूसरा चित्र भी दिया था, उसमें ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाता। इसमें दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, पंख भाग और खर भाग? इसमें थोड़ा सा ब्लर है, देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ दूसरा। चलिए, आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके तीन भाग दिए गए हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। अब ये जो खर भाग है, उस खर भाग का ऊपर का जो हिस्सा है, वही हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। चित्रा पृथ्वी उसी का नाम है। खर भाग का ऊपरी हिस्सा वही चित्रा पृथ्वी है, वो कोई अलग नहीं है। तो खर भाग, पंख भाग और अब भाग, उनमें से ऊपर के पहले दो भागों में व्यंतर तथा भवनवासी देव रहते हैं। कौन कौन से भाग में? खर भाग में और पंख भाग में व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं, और नीचे के अब बहुल भाग में नारकी रहते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि नारकी तो नीचे रहते हैं और देव ऊपर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, व्यंतर देव और भवनवासी देव नीचे रहते हैं अधोलोक में, और अधोलोक में भी खर भाग में और पंख भाग में रहते हैं। तीसरे भाग में अब बहुल भाग में नारकी रहते हैं। इस पृथ्वी का कुल विस्तार 1,80,000 योजन है, मतलब 200 कोस का एक योजन होता है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी का जो कुल विस्तार है, मतलब कितना, कितनी बड़ी है ये पृथ्वी, तो 1,80,000 योजन है पहली पृथ्वी। इसे तो सब पृथ्वियों का इसमें बताया गया है। इसी में है क्या आगे? इसमें नहीं है। इसमें देखो, हाँ, पहले इनके दूसरे नाम भी है। जो रत्न प्रभा है वही धम्मा है, शर्करा प्रभा है वह वंशा है, बालुका प्रभा है वह मेघा है, पंक प्रभा है वह अंजना है, धूम प्रभा है वह अरिष्टा है, तम प्रभा है वह मघवी है, और महातम प्रभा है वह माघवी है। इस तरह से ये इनके रूढ़िगत नाम है, प्राचीन नाम है, पर वहां की प्रभा के अनुसार ये नाम उनके रखे गए हैं। पहली पृथ्वी जो रत्न प्रभा है, हम उनको रत्न प्रभा के नाम से ही बोलेंगे यहाँ पर। रत्न प्रभा की मोटाई कितनी है? तो 1,80,000 योजन। दूसरी शर्करा प्रभा है, उसकी मोटाई है 32,000 योजन। तीसरी बालुका प्रभा है, उसकी मोटाई है 28,000। पंक प्रभा की 24,000, धूम प्रभा की 20,000, तम प्रभा की 16,000 और महातम प्रभा की 8,000 योजन इसकी मोटाई है। ठीक है, अब इसमें एक विशेष बात और है। आप दूसरा चित्र जो है उसमें आप देखना ध्यान से। जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, जैसे सात है, तो अभी तो अपन ने ये समझ लिया कि अधोधह, अधो अध, मतलब एक के नीचे एक है पृथ्वियां। रत्न प्रभा के नीचे शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ऐसे ऐसे है, ऐसा समझा। लेकिन वास्तव में क्या है, अभी हम चित्र भी देखेंगे तो एक के नीचे एक पृथ्वी दिखाई देगी, लेकिन यदि कोई दूसरा चित्र में आप देखोगे तो एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन की दूरी है। ऐसे एक के एक नीचे एक नहीं है,
है के एक नीचे ही, लेकिन बीच में गैप है, काफी सारा गैप है। तो असंख्यात योजन जितना गैप, और असंख्यात योजन में 1,80,000 योजन की मोटाई की तो ये है रत्न प्रभा। उसके बाद असंख्यात योजन का गैप है, और उसके बाद फिर 12,000 योजन की शर्करा प्रभा है। तो असंख्यात योजन के बीच में इतनी छोटी छोटी सी ये लगती है, कहाँ असंख्यात योजन और कहाँ 12,000 योजन। और अंतिम तो 8,000 योजन है, नहीं सॉरी 32,000 योजन है शर्करा प्रभा। और अंतिम जो है माघवी, वह 8,000 योजन की है। तो असंख्यात योजन गैप है उसके बीच में, उसमें 8,000 योजन की कितनी पतली सी दिखाई देती होगी। तो ऐसे ये नरकों की भूमिया है। हाँ, अब ये हमने देख लिया सातों पृथ्वियों की चौड़ाई कितनी है। अच्छा, इन पृथ्वियों के रूढ़िगत नाम ये दे दिए हैं यहाँ पर, ये अपन पढ़ चुके हैं। अंबु धनो दधि वात वलय, मतलब वाष्प का घना वातावरण। घन वात वलय घनी हवा का वातावरण। तनु वात वलय पतली हवा का वातावरण। और वात वलय अर्थात वातावरण। आकाश कहने से यहाँ अलोकाकाश समझना चाहिए। तो मतलब अलोकाकाश के मध्य में लोकाकाश है। लोकाकाश 3 वात वलय से वेष्टित है। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। और उसमें 7 भूमियां हैं अधोलोक में। लोक के अ, अधोभाग में अधोलोक है, और उसमें 7 भूमियां हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 प्रकार की भूमियां हैं। हाँ, अब इसका नाम अधोलोक क्यों है? क्योंकि यह नीचे है। सिर्फ यही कारण नहीं है कि इसे इसे अधोलोक कहें। ये तो एक कारण है ही सही कि चूंकि यह नीचे है इसलिए अधोलोक कहा है। लेकिन इसलिए भी इसे अधोलोक कहते हैं क्योंकि इसमें जो भूमियां हैं, जो भूमियों की रचना है, वह क्रमशः नीचे नीचे की ओर है। एक के बाद नीचे 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 नीचे, ऐसे एक के बाद एक ऐसे नहीं है, लेकिन नीचे 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 है, इसलिए भी इसे अधोलोक कहा जाता है। अब पहली भूमि में कौन कौन रहता है ये इसमें बताया है। पहली भूमि के खर